गांव में मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेले में आए हुए थे। अचानक किसी ने घोषणा की कि जिले के कलेक्टर साहब मेले में आ रहे हैं और चारों तरफ अफरा दफरी मच गई। ये सब देख एक बच्चे ने अपने बूढ़े दादा से पूछा कि दादू कलेक्टर कौन होता है। तो सवाल सुनकर उसके जो दादा थे वो सोच में पड़ गए। वो शब्द उन्होंने कई बार सुना था कलेक्टर होते हैं, लेकिन ये सवाल उनके सामने भी पहली बार आया था। तो उन्होंने अपने पोते से कहा कि बेटा ज्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं है, बस इतना पता है कि जो कलेक्टर होता है ना बहुत ही बड़ा अफसर होता है। अब बच्चा इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और वहां मौजूद लोगों से पूछने लगा कि आखिर कलेक्टर कौन होता है। खैर कलेक्टर साहब आए और चले गए, लेकिन उस बच्चे को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। उसका सवाल जस का तस बना रहा। अब उसके सवाल का जवाब तो मिला नहीं, लेकिन इसी सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक कर लें, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है भारत में IAS को कलेक्टर क्यों कहा जाता है। अब कलेक्टर कौन होता है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है जिसके कार्यालय को कलेक्टोरेट कहा जाता है। तो दरअसल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक ही पेड़ के दो अलग अलग नाम हैं जिनकी शक्तियों और अधिकारों में थोड़ा फर्क होता है। अब जब अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा जमा रहे थे तो उन्हें शासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम की जरूरत थी और यहीं से UPSC की शुरुआत हुई और इसी क्रम में कलेक्टर का जो पेड़ होता है उसका सृजन किया गया। अब इसका श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। कलेक्टर की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। वह राजस्व संगठनों का प्रमुख होता था। वो भूमि के पंजीकरण और जोतों का विभाजन, विवादों के निपटारे, दिवालिया और जागीरों के प्रबंधन, कृषकों के ऋण देना और सूखा राहत के लिए भी वो जिम्मेदार था। अब जिले के अन्य सभी पदाधिकारी उसके अधीनस्थ होते थे और अपने अपने विभागों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी उसे उपलब्ध कराते थे और उसे जिला मैजिस्ट्रेट के कार्य भी सौंपे गए थे। तो जिला मैजिस्ट्रेट होने के नाते वो पुलिस और जिले के अधीनस्थ न्यायालयों का भी निरीक्षण करता था। अब इसके अलावा वो न्यायिक दायित्व भी निभाता था। तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने जिस अधिकारी को कर वसूलने यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी उसे कलेक्टर कहा जाता था। अब आजादी से पहले देश में न्याय शक्ति और कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास हुआ करती थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया और इस प्रकार कलेक्टर और DM की जिम्मेदारियां और उनके जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग हो गए। अब DM को उसकी कार्य शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC 1973 से मिलती है, जबकि एक कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता यानी कि लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलती है। तो दोनों अधिकारियों का कार्य जिले के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी होता है और देश के ज्यादातर राज्यों में DM के कार्यों में कलेक्टर की शक्तियों को भी निहित कर दिया गया है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि DM और कलेक्टर एक ही होते हैं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। और जिला स्तर पर राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है और राजस्व मामलों में ये संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त राजस्व के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। वहीं दूसरी तरफ एक जिला मैजिस्ट्रेट को सौंपी गई जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं और मुख्यतः उसकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दो अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती है, लेकिन दोनों IAS अधिकारी ही होते हैं। तो अब आपको ये तो साफ हो गया होगा कि कलेक्टर का मुख्य काम कलेक्ट करना है और यहीं से ये शब्द आम बोलचाल में प्रचलित हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।